हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 14। कंप्लीट चैप्टर ये होगा और चैप्टर का नाम है वाटर। वाटर के बारे में हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। वैसे तो आप वाटर को जानते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ होती है। जीवन नहीं होता है, वाटर के बिना हम रह नहीं सकते। हमारे सारे काम वाटर पे ही डिपेंड होते हैं मोस्टली घर के। लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप वाटर के बारे में जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। चलो आप चैप्टर पढ़ते हैं और देखते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला गया है कि सपोज करें किसी कारणवश अगर आपकी फैमिली को एक वीक तक सिर्फ एक बाल्टी पानी मिले तो क्या होगा। ज़रा सोच के देखो क्या होगा। क्या आप खाना बना पाएंगे? क्या बर्तन धो पाएंगे? क्या अपने कपड़े धो पाएंगे या खुद को धो पाएंगे, नहा पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। एक बाल्टी में कैसे होगा ये सब। और ऐसी कौन सी और दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जो बिना पानी के आप नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पानी के बिना नहीं हो सकती। What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time? क्या होगा अगर हमें आसानी से पानी नहीं मिल पाएगा बहुत लंबे समय तक। Apart from drinking, there are so many activities for which we use water. क्योंकि सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं चाहिए होता है। पीने के अलावा भी पानी के बहुत सारे यूजेस होते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज इन अ सिंगल डे? क्या आपको कोई आइडिया है कि हम एक दिन में कितना पानी यूज कर लेते हैं? हाउ मच वाटर डू वी यूज? एक्टिविटी 1 में देखते हैं। लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज वाटर इन अ डे। अपने घर में आप जो भी एक्टिविटीज करते हो जिसके अंदर पानी यूज होता है उन सारी एक्टिविटीज को आपको लिखना है। जैसे कि कुछ एक्टिविटीज टेबल 14.1 में लिखी हुई हैं, उसी प्रकार से सिमिलर टेबल बना लो अपनी किताब के अंदर, कॉपी के अंदर, नोटबुक में। थ्रू आउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेंबर्स। आपको क्या करना है कि जो भी आप जितना भी पानी यूज करते हो पर्टिकुलर एक्टिविटी में वो लिखना है। जैसे कि मग, ग्लास, बकेट और कोई भी कंटेनर आप यूज कर सकते हो। जैसे एक बाल्टी पानी या एक मग, एक ग्लास, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, एक एस्टिमेशन से दे सकते हो। जैसे कि पानी पीने में मान लो आप पूरे दिन में 8 ग्लास पानी पीते हो, है ना, या 2 बोतल पानी पी पा रहे हो, तो कैलकुलेट करके लिख लो कि आपके घर में 4 मेंबर हैं तो वो कितना कितना पी रहे हैं। ब्रश करने में कितना पानी जा रहा है, नहाने में कितनी बाल्टी लगा रहे हो, बर्तन धोने में कितना लग रहा है, कपड़े धोने में कितना लग रहा है, टॉयलेट में कितना लग रहा है, या आप अपना घर धोते हो कितना लग रहा है, या किसी और काम में कितना लग रहा है। टोटल पानी आपकी पूरी फैमिली कितना कंज्यूम कर रही है वो आपको यहाँ लिखना है। यू नाउ हैव अ रफ आइडिया एज हाउ मच वाटर योर फैमिली यूजेज इन अ डे। अब लगभग आप जान चुके हैं कि ये एस्टिमेटेड अमाउंट है, लगभग इतना पानी हम एक दिन में मेरी फैमिली यूज करती है। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय यू फॉर अ पर्सनल क्लीननेस इन अ डे? क्या आप बता सकते हो कि लगभग कितना पानी आप अपनी पर्सनल क्लीनलीनेस के लिए यूज करते हो, अपने आप को साफ रखने के लिए, अपनी हाइजीन मेंटेन करने के लिए? यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप पूरी एक साल में आपकी फैमिली कितना पानी यूज करती है उसको लिखना है। ठीक है, नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। अब जितना भी आ रहा है एक साल में आपकी फैमिली जितना भी पानी यूज करती है उसे आप उतने नंबर से डिवाइड करो जितने आपके घर में लोग हैं। मान लो आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 से डिवाइड कर दो। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक आदमी पूरी एक साल में कितना पानी यूज करता है आपकी फैमिली में। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। You may now get an idea of the amount of water needed by your village or town in a year. और इसी प्रकार से जब आप पूरे गांव के लिए करोगे तो आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि आपके गांव में या टाउन में कितना पानी एक साल में लग जाता है। ठीक है, Bojo wonders whether people living in different regions of our country get the same amount of water. Are there regions where people do not get adequate amount of water? How did they manage? बोजो सोच रहा है कि क्या हमारी जो इंडिया है, कंट्री है हमारी, इसके अलग अलग रीजन में
अलग अलग इलाकों में सबको सेम अमाउंट मिल जाता है पानी का, या कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी है, और अगर कमी है तो फिर वहाँ पर लोग कैसे मैनेज करते होंगे? You have listed a number of activities for which you use water. Do you think our water requirement is limited to activities like these? आपने एक एक्टिविटी करी थी अभी अभी, उस एक्टिविटी के अंदर आपने कुछ चीज़ें लिखी थी जिसमें हम पानी का यूज़ करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम पानी का यूज़ सिर्फ यहीं करते हैं? We use wheat, rice, pulses, vegetable and many other food items every day. We know that some of the fibers that we use for making fabric comes from plants. Is water not needed to grow these? जैसे कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं, चावल, गेहूँ, सब्जियाँ, दाल और भी बहुत सारे खाने के आइटम्स और फाइबर्स जो कि प्लांट से हमें मिलते हैं, ये सब हमें यूज़ करते हैं। तो क्या प्लांट और सब्जियाँ उगाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती? होती है ना? कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर? तो देखो, हम पानी की ज़रूरत अब हमें सब्जी उगाने और इनमें भी पड़ती है। और इसके अलावा पानी की ज़रूरत कहाँ होती है? इंडस्ट्रीज़ में होती है। ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में पानी की ज़रूरत होती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स। तो जो हम नॉर्मली सोचते हैं कि हमें बर्तन धोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, इस चीज़ के लिए पानी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। पानी हमें इंडस्ट्रीज़ में भी लगता है कोई नई चीज़ बनाने के लिए। Paheli wants to tell you that about 2 glasses of water are required to produce each page of a book. और पहेली आपको क्या बता रही है कि आपकी किताब का एक बुक बनाने के लिए लगभग 2 ग्लास पानी लगता है। अब खुद ही सोच लो कि आपकी बुक में कितने पेजेस हैं और आपके बैग में कितनी सारी किताबें हैं और आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, पूरे इंडिया में कितने, पूरे वर्ल्ड में कितने, कितनी किताबें होंगी, तो इतना पानी लगता है। अब बात आती है कि पानी की क्वांटिटी तो हमें पता पड़ गई कि हमें इतने सारे कामों में पानी चाहिए होता है, लगभग इतनी क्वांटिटी, लेकिन ये पानी आता कहाँ से है? वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज? सम ऑफ यू मे से वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर। अगर मैं आपसे पूछूं आपको पानी कहाँ से मिलता है, तो कोई कहेगा नदी से, कोई कहेगा झरने से, कोई कहेगा तालाब से, कोई कहेगा कुएं से, कोई बोला हैंडपंप से, है ना, कोई कहेगा नल से। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है नल में जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम द टैप इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल। इट इज देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। तो जो पानी हमें नल से मिलता है वो भी कहीं ना कहीं नदी, तालाब से ही आ रहा होता है, बस उसका कनेक्शन पाइप्स के थ्रू कर दिया जाता है ताकि हम इजीली अपने घर बैठे नल खोलकर पानी का यूज कर सकें। Each of us may be getting water into our home in different ways, but finally all of us get water from the same sources such as ponds, lake, river and wells. हम सभी जो हैं अलग अलग तरीके से हमारे घर में पानी आता है। कोई कुएं से भर के लाता है, कोई नदी से भर के लाता है, तो किसी के घर में नल आता है टाइम टू टाइम, सुबह और शाम, और किसी किसी के घर में मोटर कनेक्ट होती है कि जब भी वो चलाता है, मोटर ऑन करता है लाइट से, पानी ग्राउंड से, जमीन के नीचे से पानी खींच के ऊपर छत पे लगी टंकी में पहुंच जाता है। तो सबके घर में पानी का यूज होता है, पर पानी आने का तरीका सबके घर में अलग अलग है। We have discussed some of the sources of water. Where does the water come from to fill these pond, lake, river and wells? हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग सोर्स पानी के, यानी पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो पानी तालाब, झील, नदी, कुएं, इन सब से आता है। Bujo wants to imagine a day in your life when water supply through tap is not available, so you have to fetch it yourself from a far away place. Would you use the same amount of water as on any other day? बुजो बोलता है कि सोच के देखो, अगर आपके घर की जो सप्लाई है ना नल वाली, वो कट जाए या किसी कारणवश आप नल से पानी ना यूज कर पाए और आपको दूर जाना पड़े किसी नदी से पानी लेने के लिए या किसी कुएं से पानी लेने के लिए, तो भी क्या आप उतना ही पानी यूज करोगे जितना आप नल से करते हो?
तो आप अपना जवाब कमेंट में लिखना। मेरा जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं। जहां हम 2-4 बाल्टी यूज कर रहे थे वहां एक ही बाल्टी में गुजारा करेंगे। क्यों? क्योंकि नल का पानी यूज करने में मेहनत नहीं लगती है, जबकि अगर आप नदी से या कुएं से पानी लाएंगे या दूर कहीं से लाएंगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कहीं ना कहीं नल से जब हम पानी आजकल यूज करने लगे हैं तो पानी की बर्बादी होती है, क्योंकि वो इजीली मिल जाता है। जो भी चीज़ हमें इजीली मिलती है ना, उसकी हमेशा बर्बादी होती है, उसकी वैल्यू नहीं करते इंसान। तो आप इस चैप्टर को जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको बहुत बातें समझ में आएंगी। तो अब तो हम सबके घर में नल है और इसी वजह से पानी की बहुत बर्बादी भी हो रही है। तो आप सब लोग तो आप पढ़ लिख रहे हो, समझ रहे हो, आपका ये चैप्टर भी है, तो आप सब ध्यान रखें कि पानी की बर्बादी ना होने दें और ना ही करें। Do you know that about 2/3 of the earth is covered with water? Most of this water is in ocean and sea. अब ये है अर्थ। अर्थ का ज़्यादा हिस्सा आपको दिख रहा होगा ब्लू ब्लू, और ये ब्लू ब्लू क्या है? ये ब्लू है पानी पानी। तो ये जो पानी पानी है, आधे से ज़्यादा 2/3 जो हमारा अर्थ है वो पानी से घिरा हुआ है। और ये पानी किस रूप में है? ओशियंस और सीज के रूप में। ठीक है, लेकिन हमारे लायक नहीं है, मतलब हमारे पीने के लायक नहीं है, क्योंकि जो ओशियन और सी का पानी है इसमें बहुत सारा नमक है। द वाटर इज सलाइन, मतलब खाने वाला नमक तो ठीक है, बहुत तरह तरह के नमक है, बहुत ज़्यादा ही नमक है, हम इसे नहीं पी सकते, इसको बोलते हैं सलाइन, पीने लायक नहीं है। ना ही हम अपने किसी घरेलू काम में या फिर फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर या किसी इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए इसको ले सकते हैं, मतलब एकदम बर्बाद है। पानी तो है पर किसी काम का नहीं है। यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर रिटन बाय एस.टी. कॉलेरिज इन 1798। तो ये मतलब एक पोएम्स की लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। इसका मतलब ये है कि अगर अर्थ पे देखो तो हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, और ब्लू प्लैनेट इसलिए ही कहा जाता है बिकॉज पानी 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 ही है। बट ये पानी पानी पीने लायक पानी नहीं है, इसलिए बोला गया है पानी पानी हर जगह है, पर एक ड्रॉप नहीं पीने के लिए। इतना पानी होने के बावजूद भी पानी की कमी है, क्योंकि जो ये इतना पानी है ये पीने लायक पानी नहीं है। Here the poet has described the plight of sailors on a ship lost in ocean. लेकिन ये जो लाइन्स हैं इनसे ये जो पोएट है, कवि था, इसने क्या बताना चाहा कि जो सेलर्स होते हैं, जो शिप से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके लिए ये बात कही गई है कि शिप पानी के बीचों बीच चलता है, तैरता है, तो सेल करता है। हाँ, शिप के लिए हमेशा सेल वर्ड का यूज किया जाता है, सेल करता है। तो शिप के आजू बाजू जहां तक दूर दूर तक नजर जाती है पानी पानी दिखता है, लेकिन अगर पीने की बात करी जाए तो एक बूंद पानी नहीं होता, क्योंकि समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। Yet oceans plays an important role in supplying the water that we use. लेकिन फिर भी ओशियन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर वाटर सप्लाई की बात करी जाए। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग? क्या आपको ये बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है कि मतलब ओशियन के पानी इतना सलाइन है लेकिन फिर भी ये हमारे लिए हेल्पफुल है? तो कैसे है? आफ्टर ऑल वाटर दैट वी यूज इज नॉट सॉल्टी, मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशियंस। हम जो पानी यूज करते हैं वो सॉल्टी नहीं होता, फ्रेश वाटर कहा जाता है, हिंदी में मीठा पानी कहते हैं। और हम सब ओशियंस के पास भी नहीं रहते, ना सी के पास रहते हैं, है ना। जो यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों में, राजस्थान, इन राज्यों में जो लोग रह रहे हैं वो तो ओशियन से काफ़ी दूर रहते हैं, सी से बहुत दूर रहते हैं। डज द वाटर सप्लाई इन दिस प्लेस ऑल्सो डिपेंड ऑन ओशियन? तो क्या इन स्टेट्स में भी जो वाटर सप्लाई है वो भी ओशियंस पे डिपेंड है? How does the ocean water reach ponds, lakes, river, wells which supply us water? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जिन नदी और तालाब, झील,
कुओं से जो पानी हम लेते हैं उन तक ये ओशन का पानी कैसे पहुंचता होगा? हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज नॉट सलाइन एनीमोर? और अगर इन ओशंस का पानी नदी तालाब जैसी जगहों पे पहुंच रहा है तो फिर नदी का पानी खारा क्यों नहीं है, सलाइन क्यों नहीं है? वो नदी का पानी मीठा क्यों है? इन सब का क्या आंसर हो सकता है, यही हमें डिस्कस करना है। तो ये होता है वाटर साइकिल की वजह से। ठीक है, अब हम वाटर साइकिल पढ़ेंगे और जब वाटर साइकिल को समझ जाएंगे तो पूरी चीज हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं वाटर साइकिल के साथ। वाटर साइकिल, डिसअपीयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। तो वो कौन सी ट्रिक है जिसकी मदद से पानी गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है? कई बार हमने देखा है कि हम जमीन पे पानी फैला देते हैं और कुछ टाइम बाद वो पानी सूख जाता है ना? द वाटर सीम्स टू डिसअपीयर। ऐसा लगता है जैसे पानी मानो गायब ही हो गया हो। सिमिलरली वाटर डिसअपीयर फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप। और उसी प्रकार जब हम कपड़े धोकर सुखाते हैं तो भी पानी सूख कर उड़ जाता है, गायब हो जाता है। Water from wet roads, rooftops and few other places also disappear after rain. Where does water go? और इसी प्रकार जब बारिश होती है तो सड़क पे कीचड़ हो जाती है, सड़क के गड्ढों में पानी भर जाता है, छत पे पानी भर जाता है, नालों में पानी भर जाता है। ये सब कहाँ जाता है? कुछ टाइम बाद सूख जाता है, लेकिन पानी जाता कहाँ है? Do you remember activity 6 in chapter 5 in which water with salt dissolved in it was heated? आपको याद है चैप्टर 5 में हमने एक एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी 6, जिसके अंदर पानी लिया था जिसमें नमक होता है और उसको हमने गर्म किया था। तो उससे हमें क्या पता पड़ा था कि पानी को जब हम गर्म करेंगे, बहुत टाइम तक गर्म करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी कम होने लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी बिल्कुल ही इवेपोरेट हो जाएगा, यानी उड़ जाएगा और सिर्फ हमारे बर्तन में नमक बचेगा। ये तरीका था जिससे हमने नमक कैसे निकाला जाए, नमक कैसे बनाया जाए, वो सीखा था चैप्टर 5 में, एक्टिविटी 6 में। भूल गए हो तो प्लेलिस्ट में देख लेना, मैंने ये चैप्टर भी करवा दिया है। ठीक है, दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। तो इस एक्टिविटी को करके हमें ये पता पड़ा था कि जब भी हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी गर्म होके भाप बन जाएगा। We also realized from this activity that water vapor does not carry away the salt with it. हमने ये भी देखा कि जो भाप बनती है वो अपने साथ नमक को बर्तन में ही छोड़ देती है, अपने साथ नमक को लेके नहीं जाती। Water vapors so formed become a part of the air and cannot usually be seen. जो वाटर वेपर्स होते हैं, हमारे आसपास भी वाटर वेपर्स होते हैं कई बार, लेकिन वो दिखाई नहीं देते क्योंकि वाटर वेपर्स पानी का एक हिस्सा बन जाते हैं। We also found that heating is essential to convert water into its vapor. इस एक्टिविटी से हमें ये भी पता चला था कि बिना हीटिंग के वाटर वेपर नहीं बन सकता, यानी कि हीटिंग की ज़रूरत है पानी को भाप बनाने के लिए। However, we have seen that water changes into its vapor also from the fields, roads, rooftops and other land area. We also discussed in chapter 5 that to obtain salt water from the sea is left in shallow pits to let the water evaporate. From where does the water get and the heat it needs to evaporate? Let us find out. तो ये सब कहने का मतलब ये है कि अगर पानी को भाप बनाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है तो जो खेतों में पानी भर जाता है, रोड पे पानी भर जाता है, छतों पे पानी भर जाता है, वो कैसे सूखता होगा? उनको तो हम हीट नहीं कर रहे हैं ना, उनको तो हम नहीं गैस के ऊपर रख रहे हैं या आग जला रहे हैं, तो वो कहाँ जाता होगा? इसी प्रकार से जब हमने चैप्टर 5 में देखा था कि नमक कैसे बनाया जा रहा है, तो छोटे छोटे हमने गड्ढे किए थे, उन गड्ढों में हमने पानी भरा था। अब हमने उस पानी को भी हीट नहीं करा, लेकिन फिर भी वो पानी इवेपोरेट हो गया, भाप बन के उड़ गया। तो फिर ये हीट कहाँ से आई? जो हीट इवेपोरेट करने के लिए यानी पानी को भाप बनाने के लिए चाहिए थी, वो हीट आई कहाँ से थी? चलो देखते हैं। एक्टिविटी 2, टेक 2 सिमिलर प्लेट्स, प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट। आपको क्या करना है? 2 प्लेट लेनी है, एक प्लेट को सनलाइट में रखना है और एक को आपको कहाँ रखना है? किसी शेड में, किसी उसके अंदर
परछाई के अंदर किसी घर के अंदर रख लो, ठीक है। नाउ आपको उस दोनों प्लेट के अंदर एक ही इक्वल अमाउंट का पानी डालना है। जैसे कि आपको फिगर 14.5 में मिला है, एक हमने यहाँ खुले सनलाइट में रख दिया है और एक यहाँ शेड में रख दिया है, ठीक है। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। ये ध्यान रहे कि प्लेट से पानी ना गिरे और हर 15 मिनट में इन प्लेट्स को ऑब्जर्व करते रहो। डज द वाटर सीम टू डिसअपियर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पानी गायब हो रहा है? फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, और अगर पानी गायब हो रहा है तो किस प्लेट से पानी गायब होगा पहले, और क्या सोर्स है इवेपोरेशन की हीट का, क्योंकि बिना हीट के इवेपोरेशन होता ही नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो इवेपोरेशन दोनों में होगा, लेकिन इस वाले में जल्दी इवेपोरेशन होगा क्योंकि ये जो पानी बाहर रखा हुआ है ये जल्दी गर्म होगा, इसको हीट मिल रही है। कौन सी हीट मिल रही है? सन में हीट होती है और सन की हीट से ही ये पानी गर्म होके जल्दी उड़ने लगेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन वाटर इन ओशियन, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। दिन के समय में क्या होता है, सूरज की जो किरणें हैं वो जो भी हमारे रिवर हैं और तालाब हैं, झीलें हैं, इन सब पे पड़ती है, ठीक है। द फील्ड्स एंड अदर लैंड एरिया ऑल्सो रिसीव सनलाइट, और जो भी हमारे खेत हैं या फिर ज़मीन है, जो भी रोड वगैरह है, उन सब पर भी सनलाइट तो पड़ती है। इसी वजह से जो वाटर होता है इन सारी प्लेसेस का वो भाप बनता है। However, the salts dissolved in water are left behind. लेकिन जो salts उस पानी में मौजूद होते हैं वो वहीं छूट जाते हैं। In activity 2, did you find that water also disappeared from the plate kept in the shed? Though it could have taken more time, does the heat from the sunlight reach here? हमने जो अभी एक एक्टिविटी देखी तो देखो ये तो पता चल गया कि जो सनलाइट के अंदर में खुले में जो प्लेट रखी थी, सनलाइट जिसको पड़ रही थी डायरेक्ट, वो पहले इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन जो प्लेट कमरे में रखी हुई है उस साइड भी तो पानी तो गायब होगा ही, तो वहां पर तो सनलाइट पहुंच नहीं रही, तो फिर ये कैसे हुआ, उसको हीट कैसे मिली प्लेट को? यस, ड्यूरिंग डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। तो इसका कारण ये है कि दिन के समय में हमारे आसपास की जो हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है, और उस गर्म हवा के कारण कमरे के अंदर रखा हुआ या जो शेड में रखा हुआ प्लेट था वो इवेपोरेट होगा। Thus, evaporation takes place from all open surface of water. तो इससे हमें ये पता पड़ा कि जो भी वाटर के सोर्स होंगे वो ओपन सरफेस में रखे होंगे, वहाँ हर जगह इवेपोरेशन होगा। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर्स गेट कंटिन्यूसली एडेड टू एयर, और इस इवेपोरेशन की वजह से जो वाटर वेपर हैं, भाप के कण हैं पानी के, वो हवा में मिलते रहेंगे। However, evaporation of water is a slow process. That is why we rarely notice its loss from a bucket full of water. इवेपोरेशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसलिए हमें एकदम से पता नहीं चलता है कि हमारी बकेट से, हमारी बाल्टी से पानी कम हुआ है कि नहीं हुआ है। इन सनलाइट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर, जबकि अगर आप उसी बाल्टी को सूरज की रोशनी में रख दोगे तो वो पानी जल्दी कम होगा, क्योंकि सनलाइट में ज़्यादा हीट मिलेगी, और ज़्यादा हीट मिलेगी तो इवेपोरेशन तेजी से होगा। ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर इट्स इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर, और अगर आप किसी बर्तन को गैस पे रख दोगे, गैस को और तेज कर दोगे तो और ज़्यादा तेज क्या हो जाएगा? बर्नर, क्योंकि सन तो काफ़ी दूर है तो थोड़ी सी देरी लगती है उसकी हीट को आने पे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट हीट करोगे गैस पे रख के, चूल्हे पे रख के, तो पानी और ज़्यादा जल्दी भाप बनने लगेगा। Is there any other process through which water vapor gets transferred into air? क्या कोई और भी तरीका है इसके अलावा जिससे हम वाटर वेपर को एयर तक ले जाएं? तो आइए देखते हैं। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। प्लांट्स से भी पानी का लॉस होता है।
मतलब प्लांट्स भी अपने से पानी को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, निकालते हैं। ये चीज हमने चैप्टर 7 में पढ़ी थी कि प्लांट्स को पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। प्लांट यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। हमने चैप्टर 7 में पढ़ा कि प्लांट्स कुछ पानी को खाना बनाने के उपयोग करते हैं और जो बाकी पानी बच जाता है उसे अपने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बचा के रखते हैं। तो जो बचा हुआ पानी है उसे प्लांट्स एयर में रिलीज कर देते हैं एज अ वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को याद रखना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन, जिससे बचे हुए पानी को प्लांट्स एयर में रिलीज कर देते हैं। Do you remember observing transpiration of water by plants in activity 4 in chapter 7? आपको याद ना आ रहा हो तो दोबारा से चैप्टर 7 की एक्टिविटी 4 को पढ़ लेना एक बार, प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से पानी रिलीज हो जाता है पौधे से। Water vapor enters the air through the process of evaporation and transpiration. तो जो अब हमें पता पड़ गया कि इवेपोरेशन के अलावा ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसकी मदद से वाटर वेपर एयर में पहुंच जाता है। Is it lost forever? No. We get it back again as well as we will see. अब जो भाप था वो तो एयर में मिल गया, तो ये बताओ ये वाटर वेपर हमेशा के लिए खो गया क्या? नहीं, हमें ये दोबारा मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? यही तो पूरी साइकिल है, ये पूरी एक साइकिल है। अभी हमने देखा कि पानी को गर्म करा तो भाप बन गया। अब इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस की वजह से वो भाप वाला पानी कहाँ पहुंच गया? हवा में। अब आगे देखिए, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड? क्लाउड्स कैसे बनते हैं? एक्टिविटी 3 में देखते हैं। Take a glass half filled with water. Wipe the glass from the outside with a clean piece of cloth. आपको एक ग्लास लेना है, आधा इस ग्लास को भरना है। Wipe the glass from outside with a clean piece of cloth. और बाहर देखो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ग्लास का है, तो थोड़ा सा हम बाहर से साफ कर लेंगे कपड़े से। इसके अंदर हम क्या डालेंगे? आइस और पानी डालेंगे। कुछ मिनट्स के लिए रुकेंगे। ऑब्जर्व द चेंज दैट टेक्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। आप क्या देखोगे आउटर सरफेस पे कि पानी की कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। जब भी हम कोई ठंडी चीज को ग्लास पर डालते हैं तो बाहर की तरफ क्या हो जाता है? बूंद बूंद सी आ जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी, वाटर ड्रॉप्स थी, ये कहाँ से आ गई? The cold surface of the glass containing iced water cools the air around it and the water vapor of the air condenses on the surface of glass. तो दरअसल होता क्या है, अभी हमने देखा था ना कि हमारे आसपास वाटर वेपर है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। अब जब ग्लास हमने रखा तो आसपास का जो वाटर वेपर एयर में मौजूद था, तो कुछ एयर भी तो ग्लास से टच हो रही होगी और उस एयर में वाटर वेपर थे। तो इस ठंडे ग्लास की वजह से वो वाटर वेपर कैसे हो गए? पानी बन गए, ड्रॉप्स के फॉर्म में आ गए। We noticed this process of condensation in activity 7 in chapter 5 और इसको हमने चैप्टर 5 एक्टिविटी 7 में पढ़ा था। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। वाटर वेपर को दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर ये पहेली क्या कह रही है कि जब सुबह हम सुबह में उठते हैं तो हमें घास और पत्तियों के ऊपर ओस की बूंद दिखाई देती है। उन ओस की बूंद को ड्यूस कहते हैं। तो क्या ये जो ओस की बूंद दिखाई देती है कंडेंसेशन की वजह से दिखाई देती है? तो हाँ, ये कंडेंसेशन की प्रोसेस की वजह से ही दिखाई देती है। ये बात यहाँ खत्म हो गई। अब बैक टू द टॉपिक कि कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि जो इवेपोरेशन की वजह से पानी भाप बन के उड़ जाता है, उस पानी को दोबारा अर्थ पे लाते हैं कंडेंसेशन की प्रोसेस से। लेकिन ये होता कैसे है? देखो, ये ऐसे होता है कि जब आप सरफेस से
अर्थ की जो सतह है, ज़मीन है, उससे जितना ऊपर जाओगे उतना आपको ठंडा ठंडा सा फील होगा। उसी प्रकार से जब एयर ऊपर की तरफ जाती है तो एयर ठंडी होती जाती है और ज़्यादा ठंडी हो जाती है जितना ऊपर जाती है, और जब एक सफिशिएंट हाइट आ जाती है तो एक हाइट पे आके एयर इतनी ठंडी हो जाती है कि उसके अंदर मौजूद जो वाटर वेपर्स होते हैं ना, वो कंडेंस होने लगते हैं और जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं ना पानी के, वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। It is these tiny droplets that remain floating in air and appear to us as clouds. और ये वही टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं जो कि हवा में ऐसे बहते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, और हमें ऐसा लगता है नीचे से, अर्थ से आसमान के में देखने की तरफ, कि ये क्लाउड्स हैं। लेकिन असल में क्लाउड्स क्या होते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स ही होती हैं जो कंडेंसेशन की प्रोसेस की वजह से बने होते हैं। इट इज सो हैपन दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर साइज। और देखो इतनी छोटी छोटी ये ड्रॉपलेट्स होती हैं, इस प्रकार की बन जाती हैं, और जब ये पास में आ जाती हैं ड्रॉपलेट्स तो क्या बन जाता है? एक बड़ा सा, हमको लगता है क्लाउड, तो क्लाउड बन जाता है इस प्रकार से। Some drops of water become so heavy that they begin to fall. और जब इन ड्रॉप्स जो एक साथ आ जाती हैं, इनमें पानी होता है, तो ये इतना ज़्यादा भारी हो जाती हैं कि फिर ये गिर जाते हैं, और इन्हीं फॉलिंग ड्रॉप्स को हम रेन कहते हैं। इन स्पेशल कंडीशन इट में ऑल्सो फॉल्स एज हेल और स्नो। और कभी कभी हमने देखा है कि कहीं कहीं पे बर्फ़ गिरती है, कहीं कहीं पे ओले गिरते हैं। ओले क्या? जैसे आइस क्यूब्स जैसे। क्यों? क्योंकि जो पानी है ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा है ना टेम्परेचर, तो उसकी वजह से कई कई स्पेशल कंडीशन में बर्फ़ और ओले भी गिरते हैं। ओले को हम हेल कहते हैं, हेल स्टोन। Thus, water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, forms cloud and then comes back to the ground as rain, hail और snow. तो ये एक प्रोसेस थी क्या, कि जो ग्राउंड पे, हमारी अर्थ पे पानी है, वो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से क्या बन जाता है? ऊपर जाकर आसमान में क्लाउड, और ये क्लाउड दोबारा रेन, हेल और स्नो के फॉर्म में पानी को अर्थ पर भेज देते हैं। अब आगे देखेंगे बैक टू द ओशन में। उससे पहले ये देखते हैं कि बूजो क्या बोल रहा है। बूजो हैड नोटिस फॉग नियर द ग्राउंड इन विंटर मॉर्निंग्स। ही वंडर इफ दिस इज ऑल्सो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स नियर द ग्राउंड। व्हाट डू यू थिंक? हमने कई बार क्या देखा है? कोहरा छा जाता है ठंड के टाइम पे, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो दरअसल ये फॉग होता क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो कोहरा जो हम देखते हैं वो भी कंडेंसेशन की इस प्रोसेस से होता है, क्योंकि ठंड के टाइम पे क्या होता है, कंडेंसेशन को भी ठंडी चीज़ चाहिए। जब ठंडा कुछ सरफेस मिलता है तब कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। अब ठंड के टाइम पे ठंडी तो होती ही है, तो आसपास का जो डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं हमारे आसपास, उन्हीं के ऊपर ये जो वाटर वेपर्स होते हैं कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं और फॉग का रूप ले लेते हैं, कोहरे जैसा। बैक टू द ओशियंस। What happens to the water that rain and snow bring to different regions of earth? क्या होता है उस पानी का जिसे जो रेन है और स्नो है अलग अलग रीजन में लेके जाती है अर्थ का। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियंस। लगभग सारे ये जो जमीन के टुकड़े हैं वो ओशियन से काफी ऊंचे स्तर पर है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज rain and snow sooner or later goes back to the oceans. This happens in many ways. तो ज़्यादातर जो पानी है जो ज़मीन पे गिरता है रेन के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में, वो घूम फिर के दोबारा ओशन में ही चला जाता है कई प्रकार से। कैसे? Snow in mountain melts into water. This water flows down the mountain in the form of stream, river. Some of the water that falls on land as rain also falls in the form of river and stream. देखो, बर्फ जो जमी रहती है माउंटेन्स पर वो पिघलती है, पिघल के वो नदियों में मिक्स हो जाता है उनका पानी। रेन का पानी नदियों में आता है
और ये जब दोनों ही पानी स्नो और रेन के पानी नदियों में जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी और अ ओशियन। ज़्यादातर सारे जो रिवर्स एक लंबा रास्ता तय करने के बाद ओशियन या सी में ही जाके गिरती हैं। तो हाउ एवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फॉल्स इनटू लेक। कुछ नदी ऐसी भी हैं जिनका पानी झील में गिरता है, लेकिन ज़्यादातर नदियाँ ऐसी हैं जिनका पानी किसी सी या ओशियन में ही गिरता है। The rainwater also fills up the lakes and pond. जो रेन वाटर होता है वो कई झील और तालाब को भी भर देता है। A part of the rainwater gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil. रेन वाटर का एक हिस्सा क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ग्राउंड और हमें क्या मिलता है, ग्राउंड वाटर, जिसे हम जेट बोलते हैं। मोटर लगवा लेते हैं, एक स्विच ऑन करते ही हमारी टंकी भर जाती है। तो वो पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड से। ठीक है। Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. और कुछ पानी जो हमने अभी पढ़ा था उसी तरीके से ऊपर उड़ जाता है इवेपोरेट होके या ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से। The rest seeps into the ground. Most of this water become available to us as ground water. जैसा मैंने आपको बताया, बाकी पानी जमीन में चला जाता है एज अ ग्राउंड वाटर। हम उस पानी को यूज करते हैं। कुओं के अंदर भी ये पानी चला जाता है, कुएं भर जाते हैं अच्छी बारिश से। Groundwater is a source of many lakes as well. It is also this groundwater which is drawn by a hand pump. और तो और ग्राउंड वाटर सिर्फ हमारे घरों में ही पानी देता है। बहुत नल जो लगे होते हैं, हैंड पंप वगैरह गांव वगैरह में, सिटीज में, वो हैंड पंप भी कहाँ से पानी ला रहे हैं, ग्राउंड वाटर से। ठीक है। The more hand pumps or tube wells that are used in an area, the deeper we need to dig to find this groundwater. हमारे शहर या गांव में जितने ज़्यादा हैंड पंप या ट्यूब वेल्स होंगे, हमें उतना ज़्यादा नीचे खोदना पड़ेगा ज़मीन के पानी निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि जमीन जो पानी था वो बट जाएगा बहुत सारे नलों तक जाने के लिए, तो पानी कम होता जाएगा जितने ज़्यादा हम उसको यूज़ करेंगे, हैंड पंप्स बना देंगे। The loss in the level of groundwater due to overuse is worrisome. और यही तो मुख्य कारण है। इतने सारे नल लग गए हैं, सुविधाएं आ गई हैं, तो लोग पानी की बर्बादी करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। Paheli wants to share a concern with you. In those areas where the land has little or no vegetation, the rainwater flows away quickly. पहेली तुम्हारे साथ एक बात बताना चाहती है कि जिन एरियाज में कोई वेजिटेशन नहीं होता है, कोई खेती वेती नहीं कर रहा है, कुछ भी उगा हुआ नहीं है, वहां पर पानी आराम से बह जाता है। Flowing rainwater also takes the top layer of the soil away with it. There are few areas where most of the land is covered with concrete. और आजकल क्या हो गया है कि ज़्यादातर ज़मीन के टुकड़े ऐसे हैं जहाँ पर सीमेंट है, कंक्रीट है, कुछ भी उगा हुआ नहीं है, तो पानी ऐसे ही बह जाता है। और अगर खाली मिट्टी है, कुछ उसमें पेड़ पौधे नहीं लगे, तो मिट्टी भी बेकार है। बिकॉज मिट्टी पे से अगर पानी बहेगा तो जो टॉप सॉइल है, जो सबसे फर्टाइल सॉइल होती है जिसमें हम पेड़ पौधे लगाते हैं, उस मिट्टी को बहा के ले जाएगा पानी, तो उस जगह की मिट्टी भी फर्टाइल नहीं रहेगी उतनी। This reduces the seepage of rainwater into ground, which ultimately affects the availability of groundwater. क्योंकि आजकल चीज़ें उसकी हो गई हैं, कंक्रीट की हो गई हैं, सीमेंट की बनी होती है ज़मीन, तो पानी जो होता है वो नीचे नहीं जा पाता है, ग्राउंड में नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से जो ग्राउंड वाटर है उसके पानी के स्तर में भी कमी आ गई है। We know that water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to ocean. हमें जान गए हैं कि जो पानी अर्थ तक बारिश के रूप में या ओले या बर्फ के रूप में आता है, वो दोबारा ओशियंस में तो चला जाता है। Thus, water from ocean and surface of the earth goes into air as vapor. और उसी प्रकार जो ओशियन और सी से पानी वेपर बन के ऊपर जाता है, वो दोबारा बारिश बन के नीचे आता है, और इसी प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहती है। पहले पानी वेपर बन के ऊपर गया, रेन बन के नीचे आया, फिर वही पानी दोबारा ओशंस में गया, फिर वेपर बना, तो ये एक साइकिल चलती रहती है। इसी साइकिल को हम वाटर साइकिल कहते हैं। This circulation of water between ocean and land is a continuous process. This maintains
द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। और इस प्रोसेस से ही जो सप्लाई है पानी की हमारी लैंड पे बनी रहती है, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं, याद रखिएगा। What if it rains heavily? लेकिन अगर बारिश बहुत खतरनाक होगी तो क्या होगा? The time, duration and the amount of rainfall varies from place to place. In some part of the world, it rains throughout the year, while there are places where it rains only for a few days. देखो, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर तो बहुत कम बारिश होती है, बट कुछ ऐसी जगह है जहाँ हर टाइम ही बारिश होती है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल, जो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर बारिश है वो मॉनसून सीजन में होती है। रेन ब्रिंग्स रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मॉनसून। तो जो बोआई होती है, लोग बीज डालते हैं फार्मर्स, वो डिपेंड करती है मॉनसून कब आ रहा है उस पर। हाउएवर, एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम। देखो, पानी ज़रूरी है खेती के लिए, लेकिन जब कभी कभार ज़्यादा ही बारिश हो जाए तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे कि अगर ज़्यादा तेज बारिश होगी तो पानी का स्तर बढ़ जाएगा नदी में, झील में, तालाब में, ठीक है। द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया कॉजिंग फ्लड। और जब नदी का स्तर बढ़ेगा, फिर और ज़्यादा बारिश होती रही तो क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। द क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेज एंड सिटीज में गेट सबमर्ज्ड बाय द वाटर। और इस बाढ़ की वजह से चाहे खेत हो, जंगल हो, गांव हो, शहर हो, सब ही डूब जाते हैं। और हमारे इस देश में हमने देखा है कि बाढ़ आती रहती है, कभी बिहार, कभी बंगाल, कभी साउथ की जो स्टेट्स हैं हमारी, उधर तो बाढ़ काफ़ी कॉमन है। काफ़ी डैमेज होता है क्रॉप्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को, इंसान की लाइफ को और प्रॉपर्टीज़ को। बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाती हैं, गाड़ी कहीं बह के उधर चली जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा तबाही मचाती हैं ये फ्लड। During floods, the animal living in water also get carried away with the water. They often get trapped on land areas and die when flood water recedes. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमें परेशान करे, पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी बाढ़ बहुत बुरी होती है, क्योंकि बाढ़ के साथ, बाढ़ के प्रेशर के साथ, पानी के बहाव के साथ ये मछलियाँ और बाकी चीज़ें दूसरी जगह पे आ जाते हैं। लेकिन जैसे फिर पानी का स्तर कम होता है बाढ़ का, ये तो वहीं छूट जाते हैं ज़मीन पर, और बिना पानी के मछलियाँ रह नहीं पाती हैं, दूसरी चीज़ें रह नहीं पाती हैं पानी वाली, तो वो मर जाती हैं। तो एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी बाढ़ अच्छी नहीं होती। रेन ऑल्सो अफेक्ट्स एनिमल लिविंग इन सॉइल। और जो एनिमल्स, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो मिट्टी में रहते हैं, उनके लिए भी बहुत बुरी होती है रेन। रेन मतलब कि जो बाढ़ हो। तो ये तो हमने ये देखा था कि अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी। अगर मान लो बारिश ही ना हो बिल्कुल तो क्या होगा, है ना। इमेज करके देखो कि अगर हमारे यहाँ एक साल बारिश ना हो तो क्या होगा। The soil continues to lose water by evaporation and transpiration. Since it is not being brought back by the rain, the soil becomes dry. अब इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती रहेगी, ठीक है, पानी उड़ता रहेगा, बारिश होगी नहीं तो हमारी मिट्टी एकदम सूख जाएगी। जो भी हमारे यहाँ तालाब हैं, कुएं हैं, उनका पानी भी सूख जाएगा, ठीक है। ग्राउंड वाटर का जो पानी है वो ना के बराबर हो जाएगा और सूखा पड़ जाएगा, अकाल आ जाएगा, ड्रॉट, सूखे की कंडीशन। और ये जो सूखे की कंडीशन है, इसमें इंसानों का खाना, जानवरों का चारा मिलना बहुत मुश्किल है। तुमने कई बार सुना होगा कि किसी कंट्री में या किसी वर्ल्ड में की कोई जगह पे अकाल आ गया हो कभी। आपको पता है, आर यू अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दीज एरिया। जिन एरियाओं में ना के बराबर बारिश होती है वहाँ कितनी दिक्कत आती है, क्या आप इमेज कर सकते हो या आप जानते हो। वहाँ के एनिमल्स का क्या होता होगा, वहाँ का वेजिटेशन कैसा होता होगा जहाँ ना के बराबर बारिश हो रही है या बारिश हो ही नहीं रही। Try and find out this by talking to your parents and neighbors and by reading about it from newspapers and magazine. तो आपका ये काम है कि आप ऐसी जगह पता लगाएं
जहाँ पर ना के बराबर बारिश होती है, वहाँ के लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, वेजिटेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में आप जानकारी लें। हाउ कैन बी कंजर्व वाटर? अब पानी का स्तर देखो कम हो रहा है, तो हम पानी को कैसे बचा के रख सकते हैं? Only a small fraction of water available on the earth is fit for use of plants, animals and humans. हमें ये तो पता है हमारी पृथ्वी पे 2/3 पानी है, लेकिन वो पानी का किसी काम का नहीं है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नमकीन पानी बहुत खारा है, किसी काम का नहीं है। तो और जो काम का पानी है वो बहुत कम है, और अब दिन ब दिन वो पानी भी कम होता जा रहा है। तो हम क्या करें? क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर का भी जो लेवल है वो कम हो रहा है, क्योंकि आजकल हर घर में मोटर वाला सिस्टम लगा है कि ऑन करो पानी टंकी में भर जाता है, नल लगे हैं जगह जगह पे। तो लोग बहुत गलत तरीके से पानी का यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी अब कम होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम पानी के लिए तरस जाएंगे। तो डिमांड है पानी की वो इंक्रीज होती जा रही है दिन ब दिन, और क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है हमारी, और नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विथ राइजिंग पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। In many cities, long queues for collection water are common sight. Also, more and more water is being used for the production of food by the industries. आपने कई बार देखा होगा जो स्लम एरियाज होते हैं और नॉर्मल लोग जगह होती हैं, थोड़े पुअर पीपल रहते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर एक नल होता है और ऐसे लाइन लगा के लोग खड़े होते हैं पानी के लिए। उनको पता है पानी की कीमत, क्योंकि वो इतनी मुश्किल से पानी भर के लाते हैं। लेकिन जिनके घर में नल लगे हुए हैं वो लोग सबसे ज़्यादा पानी का वेस्ट करते हैं। तो मत करिए ऐसा। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उन्हें सिर्फ पीने नहाने धोने के लिए नहीं चाहिए, वो खाएंगे भी उतना खाना, तो खाना उनके लिए खाना बन रहा है उसमें भी पानी लग रहा है, फूड उनके लिए प्रोड्यूस हो रहा है उसमें भी पानी लग रहा है, इंडस्ट्रीज में भी पानी लग रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, पॉपुलेशन का, और लिमिट में पानी को यूज़ करना है, ओवर यूज़ नहीं करना है। जितना हम कम से कम यूज़ कर सकें उतना करना है, वरना फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अभी इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर ये दिक्कत आने लग गई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये एक तरीका है जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। देखते हैं क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। One way of increasing the availability of water is to collect rainwater and store it for later use. बारिश के पानी को हम क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, और इसी कलेक्शन को, रेन वाटर के कलेक्शन को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। The basic idea behind rainwater harvesting is catch water where it falls. तो इस आइडिया क्या है इसके पीछे कि हमें पानी को कैच कर लेना है, पकड़ लेना है जहाँ पर ये पानी गिर रहा है। What happens to rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete roads and buildings? It flows into the drains, isn't it? From there water goes to river or lakes which could be far away. दरअसल होता क्या है कि जब बारिश होती है तो वो रोड पे या कहीं भी कंक्रीट या सीमेंट पे गिरता है, वहां से पानी बह के किसी छोटे नदी नाले में, फिर रिवर्स वगैरह में होके चला जाता है, तो वो पानी हमसे बहुत दूर चला जाता है ना। A lot of effort will be then be required to get this water back into our homes as the water did not seep into the ground. और फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है हमें इस पानी को दोबारा अपने पास लाने के लिए। क्यों? क्योंकि पानी हमसे बहुत दूर जा चुका है। ग्राउंड में तो हमारे पानी आया नहीं, क्योंकि ग्राउंड पे हमने सीमेंट लगा रखा है। Here two techniques of rainwater harvesting are discussed. तो मैं आपको दो टेक्निक्स बताती हूँ रेन वाटर की। पहला है, आप अपनी छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये फिगर 14.13 में दिख रहा है। In this system, the rain water is collected from the rooftop to a storage tank. यहाँ पर बारिश होगी, पानी आएगा, फिर इस पाइप की मदद से हम क्या करेंगे, एक स्टोरेज टैंक में पानी को डालेंगे। तो इस पानी के अंदर क्या हो सकता है? मिट्टी हो सकती है जो रूफ पे होगी, तो इसको फिल्टर करना होगा। Instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into a pit in the ground. This then seeps into soil to recharge or refill the groundwater. और फिर यहाँ से एक पाइप लगा दो जो नीचे ग्राउंड में जा रही होगी, तो ये सारा पानी इस तरीके से कहाँ पहुँच जाएगा? ग्राउंड में पहुँच जाएगा, और उस
ग्राउंड पानी को हम नॉर्मली यूज कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? Another option is to allow water to go into the ground directly from the roadside drain that collect water। दूसरा तरीका ये है कि ग्राउंड वाटर में पानी को डायरेक्ट जाने दो, लेकिन पानी डायरेक्ट ग्राउंड वाटर में तभी जाएगा जब सीमेंट की रोड ना होंगी और मतलब कच्ची जगह होगी, तभी तो जाएगा ना मिट्टी में से पार होते हुए। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर वाटर खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षीज़ विद्या साधना।